तो हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। एंड बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ज फर्स्ट, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which an object experiences or exerts the electromagnetic force। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों ही के लिए चार्ज का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है? जिस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स के लिए मास ज़रूरी है, किसी ऑब्जेक्ट का मास होना ज़रूरी है, मास के बिना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सेम उसी तरह से चार्ज के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो वो कहता है F इज इक्वल टू जी इंटू m1m2/r²। कहने का मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है और उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि दो मासेस में कितना डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम होगी, और जितने मासेस ज़्यादा होंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स के उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। सो कितनी होगी फोर्स, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। एंड सिमिलरली कूलम्स लॉ कहता है कि F, यहाँ पे F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब दो चार्जेस रेस्ट में हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लगेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है F, दैट विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करती है चार्जेस के प्रोडक्ट पे। जिन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उन दोनों के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस पे, उन दोनों चार्जेस पे के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो बट इसमें एक चीज का डिफरेंस है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड इन कंपैरिजन टू दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है। तो अगर चार्ज के बारे में हम बात करें तो कोई भी चीज, एनी मैटर दैट कंप्राइजेज ऑफ एटम्स ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड दोज एटम्स फर्दर, वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और ना ही एक्सर्ट कर पाते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम नेगेटिवली चार्ज्ड मानते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं उनको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड मानते हैं। यानी कि जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो नेगेटिव है और जो प्रोटॉन्स की है वो पॉजिटिव मानी जाती है, और इनका चार्ज जो है दोनों का ही वो सेम है, मैग्नीट्यूड जो उसका, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की पोलैरिटी डिफरेंट है। तो अगर फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में हम निकाल रहे हैं, दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी निकाल रहे हैं, अगर चार्ज बनेगा किससे, यही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वो भाई नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हुए तो वो फिर पॉजिटिवली चार्ज होगा। और दोनों की पोलैरिटी ये तय करेगी कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो अगर फोर्स जो है वो पॉजिटिव आती है तो दैट मीन्स द फोर्स विल बी रिपल्सिव, यानी कि दो लाइक चार्जेस होंगे फिर। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। दोनों ही के केस में फोर्स जो है वो पॉजिटिव आएगी। और अगर फोर्स नेगेटिव आती है तो दैट मीन्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर,
यानी कि जो चार्जेस होंगे वो अनलाइक चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो दो चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। गॉट इट? तो अब बात करते हैं इंडक्शन के बारे में। व्हाट इज इंडक्शन? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कभी कॉम करते हैं, अगर बालों को कंघा करते हैं तो कंघा जो है वो चार्ज हो जाता है। मीन्स टू से कि जो हमारे बाल हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जो कि प्लास्टिक सरफेस जो कंघे की सरफेस है उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण जो कंघा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सेम चीज़ अगर कंघे के बजाय आप प्लास्टिक जो बैलून्स होते हैं वही अगर रगड़ोगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली। तो दोज जो ये बैलून है या जो कंघा है वो चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर आप किसी न्यूट्रल जैसे ये बिट्स ऑफ पेपर की बात करें तो अगर छोटे छोटे पीसीज अगर पेपर के रखोगे उसके सामने, वो कंघा पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। आपने कभी नोटिस किया होगा। तो वो जो अट्रैक्शन किस कारण से होती है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज ये आपके कंघे पे था उसके कारण जो पेपर बिट्स थे उसकी सरफेस पे एक अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है बिना उसको टच किए। वो जो पेपर बिट्स हैं वो रहते ओवरऑल न्यूट्रल ही हैं, बट उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं, थोड़े दूसरी सरफेस पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के जो ये नेगेटिव चार्ज आया है कॉम पे उसके कारण, और ओवरऑल एक अट्रैक्शन बन जाती है दोनों में। वो पेपर बिट्स जो है उसकी जो पास वाली सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसके कारण वो जो पेपर बिट है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा। ओके? तो इस फिनोमिना को, जिसमें बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए उसको उसकी सरफेस को चार्ज किया जा सकता है, उसकी सरफेस में एक चार्ज का डिफरेंस लाया जा सकता है और वो सरफेस ओवरऑल न्यूट्रल ही रहती है, वो ऑब्जेक्ट ओवरऑल न्यूट्रल ही रहता है, इस फिनोमिना को कहते हैं हम इंडक्शन। ठीक? तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? जब भी चार्ज फ्लो करता है किसी भी मटेरियल में, तो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है या एक मिनट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन टी। Q जो है वो चार्ज है जितना फ्लो किया कितने टाइम में, T टाइम में। तो Q जो है यानी कि चार्ज जो है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम का सेकंड्स। तो करंट जो है उसका ऐसा यूनिट है एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, यानी कि कूलम्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। हमारे जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें जो करंट रहती है वो नियरली 0.5 0.6 एम्पेयर इसी के आसपास रहती है। और भी यूनिट्स हैं इससे स्मॉलर यूनिट्स, मिली एम्पेयर्स, जिसमें छोटे छोटे अप्लायंसेस, ये जो डिवाइसेस होती हैं वो काम करती हैं उस करंट पे, मिली एम्पेयर पे। और करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे हम एमीटर कहते हैं। ठीक? तो एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एन इलेक्ट्रिक करंट। और अगर करंट की ही बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है, वन इज अल्टरनेटिंग करंट एंड द अदर वन इज डायरेक्ट करंट। अब करंट की डायरेक्शन तो होती है, ये हमने पहले ही चैप्टर में देखा था। तो जिस टाइप ऑफ करंट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज नहीं होती, यानी कि उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन करंट का इस तरह से है, वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है कि जिसमें जो करंट की है वो डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, उस टाइप ऑफ करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे जो बैटरीज हैं वो हमें जो करंट प्रोवाइड करती हैं वो डीसी होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट होती है वो। और जिस टाइप ऑफ करंट में जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती है, एंड चेंज क्यों होती है? डिपेंडिंग अपॉन दी मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जो पावर हाउसेज होते हैं जहाँ पे ये बिजली प्रोड्यूस जो होती है वहाँ पे जनरेटर्स के कारण होती है, जनरेटर उसको प्रोड्यूस करते हैं बिजली को,
और उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जो चेंज हो रहे होते हैं उसके कारण से इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो उसमें जो है जो हमारे बिजली प्रोडक्शन का मेथड है उसमें जो प्रोड्यूस होती है बिजली, दैट हैज़ एन अल्टरनेटिंग करंट, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ओके, एंड दैट टाइप ऑफ करंट इज व्हाट वी कॉल अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो जो बैटरीज हैं इन कंपैरिजन वो क्या करती हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट करेंगी केमिकल एनर्जी में, यानी कि वो जब चार्ज होंगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको जो प्रोवाइड हो रही होगी उसको स्टोर कर लेंगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और फर्दर जब डिस्चार्ज करेंगी वो बैटरीज तो वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो अब जनरेटर्स का क्या काम था। जनरेटर्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वेयर एज इन्वर्टर्स जो होते हैं दे कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है बैटरी से उसको इन्वर्टर्स कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, जो कि हम हमारी हाउस होल्ड डिवाइसेज में, अप्लायंसेज में यूज करते हैं। और रेक्टिफायर्स आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं जो डिवाइसेस, उन्हें हम रेक्टिफायर्स कहते हैं। ठीक है, और अगर जनरेटर्स को एक बार फिर से देख लें तो जनरेटर्स किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे बेसिकली कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर से ही देख लें अगर, तो इस तरह से होता है कि जो जनरेटर्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो टरबाइन्स लगी होती है जहाँ पे पानी डैम से फेंका जाता है उसके ऊपर, तो वो टरबाइन घूमती है जिसके कारण जो जनरेटर में अंदर कॉइल होती है वो घूमती है, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसमें, उसके कारण से करंट प्रोड्यूस होती है उसमें। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखिए कि जनरेटर्स जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, बट इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये दो टंकियां हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और पानी का लेवल दोनों में बराबर है। अगर इन दोनों टंकियों को मैं एक पाइप से जोड़ देता हूं तो क्या पाइप में पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर है ना। और अगर मैं इस वाली टंकी में पानी का लेवल बढ़ा देता हूं तो क्या होगा? पानी यहां से दूसरी टंकी में फ्लो करना शुरू कर जाएगा पाइप में से, है ना। और ये जो पानी का लेवल है ये हमें बताता क्या एक्चुअली? दिस टेल्स अस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये डिपेंड करती है हाइट पे, यानी कि ये पोजीशन पे डिपेंड होती है। तो हाइट जो है वो इस टैंकी में बढ़ा दी गई, पानी का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया, उसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? mgh, है ना। सो ये हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस टंकी की बढ़ा दी गई है, इसी कारण से जो पानी है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना शुरू हो गया है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें यहाँ पे, तो उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो पानी यहाँ पे तभी फ्लो कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है इन द टू टैंक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही पानी जो है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर पा रहा है। और सिमिलरली हम जब बात करते हैं सर्किट्स में करंट फ्लो होने की, तो करंट फ्लो तभी हो पाती है जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो सर्किट में। और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से अप्लाई करेंगे? बैटरी लगा के। एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, जैसे कि यहां पे पानी फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा था। ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स में उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है इट इज वोल्ट्स, और पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, इट इज वर्क डन W अपॉन यूनिट चार्ज, यानी कि Q से इसको डिवाइड कर देना, जितना चार्ज है वहां पे, जितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, सो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 जूल्स पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये भी याद रखिए। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्लियर है ये? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक सर्किट में वो 12 वोल्ट का रख दिया हमने, ठीक। और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखने पे उसमें 2 कूलम्स का चार्ज जो है वो मूव करवाया हमने, यानी कि 2 कूलम का चार्ज मूव हुआ उसमें, ठीक। तो अब बताओ कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम? यही जो फॉर्मूला हमने देखा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना दिया है? 12 वोल्ट का। चार्ज कितना है? 2 कूलम्स का। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 जूल्स का। तो वर्क डन आ गया 24 जूल्स। तो इस तरह का अगर कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, एक छोटा सा आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक। तो अब मूव करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? इट टेल्स अस कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें करंट फ्लो कर रही है, वो जो करंट होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन अ सर्किट is directly proportional to the potential difference applied to that circuit. Okay, तो यानी कि V is proportional to I या I is proportional to V। और जब हम V is proportional to I लिखते हैं तो हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आ जाएगा R, यानी कि V will be equal to RI। तो ये फॉर्मूला याद रखिए आप कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट यानी कि मटेरियल पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर मटेरियल चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है ना। और एक और चीज याद रखिए, इसमें हम टेम्परेचर एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ओम्स लॉ तभी वैलिड है अगर टेम्परेचर मटेरियल का कांस्टेंट रखें तो। अब जैसे ये कोई तार है, अगर उसमें से हम करंट फ्लो करवाएं और फ्लो करवाते चले जाएं तो वो गर्म होगी, हीट अप होगी। तो जब वो हीट अप होने लगेगी ना तो जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो फिर ये ओम्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जो आर है वही कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना भी ज़रूरी है। और हम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर सिर्फ ये करंट पास करवा रहे हैं किसी सर्किट में से, तो तब हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। और ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आर आई, और R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। और हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली कि मटेरियल कौन सा है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल पे डिपेंडेंट है, ठीक। दूसरी ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है मटेरियल की, यानी कि कोई तार है अगर उसकी लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक। और अगर उसकी मोटाई आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस
कम हो जाएगा, उसमें से अच्छे से करंट फ्लो कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादा जगह मिलेगी। सिंपली अगर आप इस तरह से समझना चाहो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो अगर तार मोटा है तो ईजिली करंट फ्लो कर पाएगी। ठीक, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है आप इस तरह से लिखिए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे रो जो है ये डिपेंड करती है प्योरली अपॉन द मटीरियल एंड द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, रो को, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, और रो इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर, यानी कि लेंथ बढ़ाओगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। इस तरह से पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और उसका रेजिस्टेंस आर था, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एल स्क्वायर होता तो कितना हो जाता? 4 गुना हो जाता, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन है ना। और अगर एरिया बढ़ा दूं, मैं एरिया डबल कर दूं तो वो कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। तो बेस्ड किस पे है? इसी एक इक्वेशन पे। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम्स, यानी कि देखिए V इज इक्वल टू आर आई है, तो R किसके बराबर हुआ? V अपॉन आई, यानी कि वोल्ट्स पर एम्पेयर, है ना। तो वोल्ट्स पर एम्पेयर जो है उसे हम कहते हैं 1 ओम, यानी कि 1 ओम जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। ठीक, और रेजिस्टेंस R जो है, अगर मैं इस तरह से लिखूं 1/R क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? उसे मैं कंडक्टेंस कहता हूं। यानी कि अगर वो रेजिस्ट कर रही है तो कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पा रही है, अगर वो कंडक्ट कर रही है तो रेजिस्ट अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो कंडक्टेंस से एक तरह से कम कर रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर रेजिस्टिविटी बढ़ाता हूं तो कम क्या होगी? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद रखिए आप, और ये जो फॉर्मूले हैं, खासकर ये जो ओम्स लॉ है, ये आपको छोड़ना नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। गॉट इट? चलिए अब रेजिस्टेंस के रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो जब एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हम लेते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं जब हम, तो वो डिपेंड करता है कि उनको किस तरह से कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर्स को। तो उस बेसिस पे दो तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज की जब हम बात करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, यानी कि तीनों ही एक ही लाइन में हैं, तो तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होगी। पहली बात जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये कि अगर ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो रहेगा V इज इक्वल टू आर आई। तो रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस और जो करंट फ्लो कर रहे हैं इनमें, उनके साथ मल्टीप्लाई करके जो V आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो इनका रेस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, इन तीनों को ऐड किया है, जब इन तीनों को कनेक्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? वो सिंपली इन तीनों के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे हम। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है, टोटल रेजिस्टेंस इनको सीरीज में कनेक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट? तो इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात कि रेजिस्टेंस टोटल अगर निकालना है तो तीनों को ऐड कर दो। दूसरी बात कि तीनों में जो करंट है वो सेम फ्लो हो रही है। और तीसरी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग रहेगा तीनों रेजिस्टर्स के लिए, और उसको V इक्वल टू आर आई जो इक्वेशन है उससे निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टर्स के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। गॉट इट? और अगर हम बात करें रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की, तो पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं ये। तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो तीनों के लिए ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा इस केस में, और तीनों में करंट जो है वो अलग अलग फ्लो होगी।
और अगर करंट निकालनी है तो सेम इक्वेशन ओम्स लॉ जो है V = RI, उसी से हम तीनों में रिस्पेक्टिव जो करंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो I जो आएगा V/R आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उसके साथ रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस को अगर डिवाइड कर दें, रेजिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दें तो हमें करंट मिल जाएगी किसी भी रेजिस्टेंस में। और अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस पैरेलल कनेक्शन का तो वो किस तरह से निकालेंगे, वो आ जाता है 1/R इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू तीनों रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल को ऐड करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 3 ओम के रेजिस्टेंसेस थे, तीनों 3 ओम के, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 का रेसिप्रोकल यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 ओम आ गया मतलब। तो देखिए जो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों ही रेजिस्टेंस से कम आएगा, हमेशा जो कनेक्ट किए गए हैं उनसे कम ही आएगा। जैसे यहाँ पे इस केस में 3 ओम के रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए थे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारा, 1 ओम का सिर्फ। तो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है कनेक्शन का वो हमेशा कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। अगर एक 3 ओम का होता, दूसरा 2 ओम का होता, तीसरा 1 ओम का होता, तो जो टोटल आता है इसका वो 1 ओम से भी कम होता। ओके, तो इसमें यही 3 चीज़ें याद रखनी है कि एक जो रेजिस्टेंस है जो कैलकुलेट कैसे करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन का, दूसरा ये हमेशा कम आता है तीनों से, और तीसरा ये कि करंट जो है वो अलग अलग फ्लो करेगी इनमें, और लास्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों के लिए ही सेम रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। समझे? तो ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है आज, इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ऑप्शंस है 6 मेगा जूल, 8 मेगा जूल्स, 2 मेगा जूल्स या 3.6 मेगा जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर बोले तो किलोवाट कितना हो गया, 1000 वाट्स, आवर यानी कि 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, यानी कि एक आवर में 3600 सेकेंड्स हो गए। तो 1 किलोवाट आवर कितना हुआ, 1000 वाट्स इंटू 3600 सेकेंड्स, तो ये बन गया 3.6 मेगा जूल्स, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड्स, तो दैट इज इक्वल टू जूल्स। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड, ऑप्शंस दिए हैं ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन कॉइल या डायनेमो। तो ये हमने पढ़ा था कि जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, और जो इन्वर्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फिर ऑप्शन बी, रेक्टिफायर्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो ऑप्शंस है ओम मीटर, ओम, मीटर पर ओम, ओम पर मीटर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सबस्टेंस टू अ करंट व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। तो आर स्पेसिफिक आ जाएगा R अपॉन L/A, तो ये हमें फिर देगा R इंटू A/L, तो फिर इसके यूनिट्स बन जाते हैं ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या यूनिट हुआ, ओम मीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ऑप्शंस हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, लेंथ स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जो हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फिर, ऑप्शन ए पार्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वायर ऑफ लेंथ L मेड ऑफ मटेरियल विद रेजिस्टिविटी रो is cut into two equal halves. The resistivity of the two parts are equal to, options हैं रो, 1 by रो, 2 रो, 4 रो। तो देखिए एक रेजिस्टर दिया गया है जिसकी लेंथ L है और उसकी रेजिस्टिविटी रो है। आप अगर उसके दो टुकड़े कर देते हो तो उसकी क्या रेजिस्टिविटी आएगी एक एक टुकड़े की। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये हमने पहले भी पढ़ा था, यानी कि ये इसकी डायमेंशंस पे नहीं डिपेंड करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अगर मटेरियल सेम रहेगा तो फिर जो रेजिस्टिविटी है वो भी सेम रहने वाली है, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके 2 पीस करो चाहे 4 पीस करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए पार्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय रिकॉर्ड्स that 4000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current passing through it is, options हैं 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 16 एम्पेयर्स। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्क डन दिया आपको 4000 जूल्स का, जो कि 10 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने में लग रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V आ जाएगा बराबर W अपॉन Q के, विच विल बी इक्वल टू 4000 अपॉन 10, दिस विल गिव यू 400 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कितना आ गया 400 वोल्ट्स। अब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है रेजिस्टर का 50 ओम, तो ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू RI, तो I कितना हो गया V अपॉन R, तो 400 अपॉन 50 कितना आ जाएगा 8 एम्पेयर। तो करंट कितनी हो गई 8 एम्पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी पार्ट 8 एम्पेयर्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेजिस्टर्स, द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज, ऑप्शंस है 2, 3, 4, 6। देखिए 2 ओम का हमें टोटल रेजिस्टेंस लाना है और 6 ओम के रेजिस्टेंस दिए हैं, तो हम उन्हें ऑब्वियसली पैरेलल कनेक्शन देंगे। तो अगर हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें तो अगर इक्वेशन आपको याद हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 थी, मगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पता नहीं है, तो जितने भी होंगे सबके रेजिस्टेंसेस बराबर हैं रेजिस्टर्स के। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो n टाइम्स होगा 1/R, यानी कि n/R जो होगा वो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि सभी रेजिस्टर्स बराबर है। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R जो होगा वो हो जाएगा n/R, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू n/R। तो R इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है 2 ओम का और R की वैल्यू दी है 6 ओम। तो यहाँ से फिर n कितना आ जाएगा, n/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से n हो जाएगा n इक्वल टू R/R इक्विवेलेंट, विच विल बी इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी पार्ट 3। तो हमें 3 रेजिस्टेंस चाहिए 2 ओम का रेजिस्टेंस लाने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो जो भी आज पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स आज कवर हुए हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए। आपको और भी काफ़ी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, जिसका PDF मैं नेक्स्ट लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को। एंड फॉर एनी अदर फर्दर डाउट्स यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द यूज़र नेम deepak.khajuria। और अभी के लिए हम विदा लेते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग।